गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अभिषेक गौरहा और हम डील कर रहे हैं करंट अफेयर्स, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और उन पर बेस्ड क्या एमसीक्यूज। आज है मंगलवार और हमने कल यानी कि सोमवार को छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स डील किया था, यानी कि मई महीने के तीसरे हफ्ते में होने वाली समसामयिकी घटनाएं जो छत्तीसगढ़ में हुई उनका हमने एक क्या देखा है, सब्जेक्टिव प्रारूप देखा है कल सोमवार को। आज हम उसी पर बेस क्या करने वाले हैं, एमसीक्यू सीरीज आप सभी के सामने साझा करने वाले हैं। आप सभी से अनुरोध है, या तो पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे, अपना स्व अवलोकन करने के लिए हर सवाल का जवाब देंगे, या फिर हमारे कमेंट सेक्शन को यूज करेंगे और उसमें आप कंटिन्यूअसली जवाब देते चलेंगे। लेकिन आज के सेशन को शुरू करने से पहले एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी आवश्यक है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक बारूद फैक्ट्री में हाल ही में एक विस्फोट हो गया, ब्लास्ट हो गया, जिससे हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव कही जाने वाले जो मजदूर भाई हैं उनको हताहत होना पड़ा है। ऐसा अभी तक इंफॉर्मेशन जो आया है उसमें यह पता चल रहा है कि 20 से 22 मजदूरों की इसमें मौत हो गई है, 8 से 10 लगभग लापता हैं। मैं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपनी संस्थान की ओर से एवं पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से, छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से यह बोलना चाहता हूं, मृत जो हमारे मजदूर भाई हैं उनकी आत्मा की शांति की हम कामना करते हैं, और जो शोकाकुल परिवार हैं इस दुख की घड़ी से निपटने के लिए ईश्वर शक्ति प्रदान करे। हम इसी कामना के साथ में जिला प्रशासन एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से भी हम अनुरोध करना चाहते हैं कि ये घटना किस कारणों से हुई, कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, इन सभी का जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी पता कराया जाना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो और हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद माने जाने वाले किसान और मजदूर भाइयों को इन दूसरों की लापरवाही के कारण हताहत ना होना पड़े। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में हो जाएगा, व्हाट इज ट्रू अबाउट ऑपरेशन जल शक्ति। तो ऑपरेशन जल शक्ति के बारे में क्या सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हाल ही में समाचारों में देखे गए ऑपरेशन जल शक्ति के बारे में क्या सच है। यह आगामी मॉनसून में वर्षा जल के बेहतर प्रबंधन के लिए छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित किया गया है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, शहरी घरों में शीर्ष जल कनेक्टिविटी के अधिकतम करने के लिए राज्य शहरी विकास प्राधिकरण विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2। तीसरा ऑप्शन है, यह जिला रिजर्व समूह और विशेष टास्क बल द्वारा एक संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान था, है ना। तो इसका आंसर आप लोग देंगे, इट वॉज एन ऑपरेशन बाय वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ रेन वाटर इन अपकमिंग मॉनसून। इट वॉज एन ऑपरेशन बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट अर्बन डेवलपमेंट, सूडा जिसे कहा जाता है, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर मैक्सिमाइजिंग टैप वाटर कनेक्टिविटी टू अर्बन हाउसहोल्ड्स। It was a combined anti-Naxal operation by district reserve groups and special task force. तो ऑपरेशन जल शक्ति इनमें से किससे संबंधित है, तो ये है आपका संबंधित ऑप्शन नंबर सी। ये एक एंटी नक्सल ऑपरेशन था जिसे बीजापुर और नारायणपुर के अबूझमाड़ के क्षेत्र में क्या किया गया है, ऑपरेट किया गया है, जो कि नक्सलियों का सबसे सेफेस्ट जोन माना जाता है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा है हमारे पास में, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द राइट ऑप्शन, यानी कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुन करके उसका उत्तर दीजिए। जल शक्ति ऑपरेशन के बारे में क्या सत्य है, क्या पूछ रहा है यहां पर, क्या सत्य है। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। यह एसटीएफ और डीआरजी के संयुक्त बलों का एक क्या है, नक्सल विरोधी अभियान था, बिल्कुल सही, क्योंकि अभी ही हमने पिछले वीडियो में ही देखा या फिर पिछले क्वेश्चन में ही देखा, ये क्या है, एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स, और डीआरजी मतलब डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप, इन दोनों का एक संयुक्त क्या था, ऑपरेशन था, है ना, संयुक्त बलों का एक अभियान था। दूसरा क्या है, ऑपरेशन में बस्तर संभाग के सभी जिलों के डीआरजी शामिल थे।
आगे देखते हैं क्या ये सही है या गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या है, यह ऑपरेशन नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके में चलाया गया था। बिल्कुल सही, अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में इसको डील किया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 14 है। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शन सही है या फिर कौन सा ऑप्शन गलत है। क्या केवल एक सही है, एक दो केवल सही है, या फिर केवल एक और तीन सही है, या फिर एक तीन और चार ये सही है। तो हमने देख लिया क्या एक और तीन तो सही है, चौथा भी सही है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान जो जिले हैं जो नक्सल से प्रभावित हैं वो 14 है उनकी संख्या। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, ऑपरेशन में बस्तर संभाग के सभी जिलों के डीआरजी शामिल हुए थे, ये हो जाएगा गलत। ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो आपका डीआरजी हैं ये आपके 3 जिलों के, केवल 3 डिस्ट्रिक्ट्स के जो डीआरजीज हैं उन्होंने ही इसमें पार्ट लिया था। और ये कौन कौन से 3 जिले हैं, ये हो गया आपका एक बीजापुर, दूसरा हो गया नारायणपुर और तीसरा हो गया आपका बस्तर। ये 3 जिलों की जो डीआरजी टीम थी उन्होंने साथ दिया किसका, एसटीएफ का, इस ऑपरेशन को करने में। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में क्या है। तो यहां से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले दूसरे क्वेश्चन का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, विच अमंग्स द फॉलोइंग आर नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित जिला है, कौन सा या फिर कौन कौन से छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित आपके जिले हैं ये आपको बताना है। तो जैसा कि अभी हमने बात किया है क्या 14 हमारे ऐसे जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो क्या है नक्सल प्रभावित हैं। और ये कौन कौन से हैं, पहला हो गया आपका बलरामपुर, दूसरा बस्तर, तीसरा बेमेतरा, चौथा कबीरधाम, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, धमतरी, राजनांदगांव और कोरिया। अब इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से जिले हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। तो जल्दी से इसका जवाब देंगे आप लोग, या तो वीडियो को पॉज करके या फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका जवाब देंगे। तो बस्तर, बलरामपुर बिल्कुल है, दूसरा बस्तर भी है, इसके बाद में और कौन से हैं, राजनांदगांव है और धमतरी है। क्या इतने हमारे किसी ऑप्शन में हमको मिल रहा है, 1 2 6 और 7? तो 1 2 है यहाँ पर लेकिन 6 नहीं है, यहाँ पे 1 2 है, 6 भी है और 7 भी है। 1 3 5 7 8 यहाँ पर 1 है लेकिन 2 6 नहीं है, यहाँ पर भी 1 है 6 है लेकिन 2 नहीं है। तो यहाँ से हम ऑप्शन अपना चूज कर सकते हैं, कौन सा, ये हो गया आपका 1 2 4 6 और 7, यानी कि बलरामपुर, बस्तर, कबीरधाम, धमतरी और राजनांदगांव। ये आपके 5 ऐसे जिले हैं जो नक्सल प्रभावित है दिए हुए जिलों में से। और कुल जिलों के आप लोग अगर नाम लिखना चाहेंगे तो आप लोग नाम लिख सकते हैं जो वर्तमान में आपके क्या हैं नक्सल प्रभावित जिले हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। तो हम लोग इसको एक यहाँ पर लिस्ट बना लेते हैं। तो एक हो गया आपका बलरामपुर, दूसरा हो गया बस्तर, तीसरा हो गया बीजापुर, ठीक है। तो बी से क्या हो गया हमारे पास में, बलरामपुर, बस्तर और बीजापुर। इसके बाद में हमारे पास डी से आ जाएंगे धमतरी और दंतेवाड़ा। धमतरी, दंतेवाड़ा, है ना। इसके बाद में हमारे पास में और कौन कौन से जिले आ जाएंगे, ये आ गए आपके गरियाबंद, कांकेर और कोंडागांव। गरियाबंद, कांकेर, यहां पर लिख देते हैं कोंडागांव, है ना। तो क्या क्या हो गया, बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, धमतरी, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव। इसके बाद में हमारे पास आ गए महासमुंद, नारायणपुर और राजनांदगांव। महासमुंद, गरियाबंद, राजनांदगांव।
है ना। इसके बाद में हमारे पास में और कौन से जिले आ गए हमारे पास? गरियाबंद, अच्छा गरियाबंद हमने पहले लिख लिया है क्या? महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, सुकमा। तो नारायणपुर, सुकमा, फिर आ गए हमारे पास में सुकमा, और क्या एक बच गया हमारे पास? बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, धमतरी। इसके बाद में हमारे पास गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, सुकमा, कबीरधाम और मुंगेली। कबीरधाम और मुंगेली। और मुंगेली। क्या ये हमारे 14 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, क्योंकि हमने यहाँ पर गरियाबंद को 2 बार लिख लिया है, इसलिए ये हो गया है कितना? 15 हो गया है। लेकिन कायदे से हमारे पास कितने हैं नक्सल प्रभावित? 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या हो गया है? 1 2 4 6 और 7, यानी कि बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, कबीरधाम, धमतरी और राजनांदगांव। बेमेतरा नहीं है, माफ कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये है आपका नियाद निल्ला नार लिटरली मीन्स, मतलब नियाद निल्ला नार का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये नियाद निल्ला नार छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की एक पुनर्वास मुहिम है। एक पुनर्वास क्या है? मुहिम है या फिर स्कीम है, जो कि नक्सलियों के लिए या फिर नक्सल अफेक्टेड जो एरियाज हैं, नक्सल प्रभावित जो एरियाज हैं, वहां पर मूलभूत बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है हमारे छत्तीसगढ़ द्वारा, जिसका नाम है नियद निल्ला नार। लेकिन ये पूछा जा रहा है हमसे कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? आपका अच्छा घर, या फिर आपका अच्छा समुदाय, आपका अच्छा परिवार, या फिर आपका अच्छा गांव। हमने कल ही देखा है, आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा योर गुड विलेज, या फिर आपका अच्छा गांव। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। ये क्वेश्चन किसी न किसी वनडे एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा आगामी 1 वर्षों के अंदर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन भी नियद निल्ला नार स्कीम से ही है, संबंधित है। नियद निल्ला नार स्कीम इज ऑपरेशनल बाय गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब नियद निल्ला नार योजना जो है निम्नलिखित में से किस लिए छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है? संचालित किया जा रहा है। बस्तर संभाग में ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, या फिर बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए, एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिट्स टू नक्सल अफेक्टेड विलेजेस ऑफ बस्तर डिवीजन, या फिर एक्सटेंशन ऑफ बेसिक एमेनिटीज टू ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ रेन शैडो अराउंड मैकल हिल्स, या फिर मैकल पहाड़ी के आसपास वर्षा छाया या फिर वृष्टि छाया वाले सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए या फिर उनके विस्तार के लिए ये नियत निल्ला नार स्कीम लागू की गई है। तो हमने अभी ही पढ़ा ये किस चीज के लिए है। यह है आपके ऑप्शन नंबर बी, नक्सल अफेक्टेड गांवों में बस्तर डिवीजन के क्या पहुंचाना है? सरकारी जो सुविधाएं हैं उन सभी को पहुंचाना है। उज्ज्वला योजना को पहुंचाना है, प्राइमरी हेल्थ आपका वो बनाना है, सेंटर्स बनाने हैं, पीएचसीज बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, एटीएम्स बनाने हैं। वहां पर आपको राशन कार्ड के तहत जो सुविधाएं मिल रही हैं हमारे प्राथमिकता, उच्च प्राथमिकता, निराश्रित, एकल निराश्रित इन परिवारों को, वो सारी सुविधाओं को वहां पहुंचाना है। और ये कैसे होगा? बस्तर के पूरे जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज हैं वहां पर हमने क्या बनाया है? सिक्योरिटी कैंप्स बनाए हैं। सिक्योरिटी कैंप्स बनाए हैं जो आपके डीआरजी के होते हैं, कमांडो बटालियन के होते हैं, सीआरपीएफ के होते हैं। उन्होंने नक्सलों से त्वरित रिटेलिएशन के लिए, त्वरित उनसे निदान के लिए सिक्योरिटी कैंप्स बना के रखे हैं। अब इन सिक्योरिटी कैंप्स के 5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी गांव आएंगे वहां पर यही जो सिक्योरिटी फोर्सेस होंगे वो बुनियादी ढांचों को या फिर बुनियादी सुख सुविधाओं को एवं सरकार की योजनाओं को
पहुंचाने में मदद करेंगे, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र होते हैं, एक तो ऐसे ही दुर्गम होते हैं, क्योंकि यहाँ का टेरेन इतना हार्ड होता है, हार्श होता है कि सामान्य प्रशासन विभाग के लोग वहां पहुंच नहीं पाते हैं, है ना। इसलिए ये पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं किन पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर। ऊपर से ये है क्या, नक्सल प्रभावित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ चैप्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑडिट इन इंडिया, जिसका छत्तीसगढ़ चैप्टर है। मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑडिट इंडिया के छत्तीसगढ़ चैप्टर का पदेन अध्यक्ष कौन होगा। हमने कल पढ़ा था, ये जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑडिट इंडिया है, ये भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू की संरक्षण वाली एक संस्थान है, जो लोक वित्त में लेखा जोखा का काम करती है, लेखा परीक्षण का काम करती है ना। तो अभी तक जो छत्तीसगढ़ का काम था वो सभी कहां से हो रहा था, भोपाल चैप्टर से हो रहा था, जो कि मध्य प्रदेश का आपका चैप्टर था, है ना। लेकिन अब हाल ही में छत्तीसगढ़ में भी खुलने वाला है क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑडिट इंडिया का एक छत्तीसगढ़ चैप्टर। हमसे पूछा जा रहा है कि इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होंगे, यानी कि पदेन इसका अध्यक्ष कौन होगा। क्या वो छत्तीसगढ़ के प्रधान महालेखाकार होंगे, क्या वो वित्त मंत्री होंगे छत्तीसगढ़ शासन के, क्या वो वित्त सचिव होंगे, या फिर वो क्या होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। जल्दी से इसका जवाब देंगे आप लोग। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑडिट ऑफ छत्तीसगढ़, या फिर प्रधान महालेखाकार छत्तीसगढ़ के लेखा परीक्षक। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास में है, सवाल नंबर 7, हु इज द करंट प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑफ छत्तीसगढ़। मतलब छत्तीसगढ़ के वर्तमान प्रधान महालेखाकार कौन है। क्या ये यशवंत कुमार है, ऑप्शन नंबर ए, क्या ये बी, ऑप्शन नंबर बी है ये कौन, अमिताभ जैन है, क्या ये ऑप्शन नंबर सी है कमलप्रीत सिंह, या फिर डी है ये शारदा वर्मा। तो बिल्कुल सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब है, और इसको भी आप लोग कर लेंगे स्टार मार्क। ये जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑडिट छत्तीसगढ़ चैप्टर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और इससे सवाल आएंगे ही आएंगे अगले 1 साल के अंदर में। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से डील करेंगे। वर्तमान में आपके यशवंत कुमार हैं क्या, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज न्यू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। क्या, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन छत्तीसगढ़। हाल ही में वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के नए अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पी दयानंद, बी सुब्रत साहू, सी ऋचा शर्मा, या फिर डी सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे। तो इसका जवाब आपके सामने हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर, चलिए ये है आपकी ऑप्शन नंबर सी, ऋचा शर्मा। और ये 1994 बैच की IAS ऑफिसर हैं, जो छत्तीसगढ़ की क्या है, फिफ्थ रैंक की क्या है, सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर हैं, फिफ्थ सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर हैं। और इनको बनाया गया है क्या, ACS, या फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ छत्तीसगढ़ फॉर फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट। और इनके साथ साथ अब छत्तीसगढ़ में टोटल संख्या हो गई है 4, हमारे पास अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। मतलब एक चीफ सेक्रेटरी प्लस 4 क्या, अतिरिक्त चीफ सेक्रेटरी या फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हमारे पास में है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग। या फिर छत्तीसगढ़ का जो CCPL है, CCPL, छत्तीसगढ़ में पहली बार IPL की तर्ज में BCCI द्वारा आयोजित किए जाने वाले छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग, जो कि T20 फॉर्मेट में होगा, ये ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके पास में आ जाएंगे, अनिल कुंबले, सौरभ गांगुली, जहीर खान, या फिर सुरेश रैना। तो जल्दी से आप लोग इसका जवाब देंगे, अनिल कुंबले, सौरभ गांगुली, या फिर जहीर खान, या फिर सुरेश रैना। तो इसका जवाब आप लोगों के पास में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेश रैना। सुरेश रैना है कौन, हमारे छत्तीसगढ़ में CCPL के ब्रांड एम्बेसडर। आगे चलते हैं, मटिया नाला एवं मलेरिया नाला नदी छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रवाहित होती है।
माटी नाला एवं मलेनिया नाला छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रवाहित होती है? इसका जवाब आप लोग देंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही। हमने देखा था जो अरपा नदी है, जो शिवनाथ की एक प्रमुख क्या है, सहायक नदी है, उसका उद्गम हम हमेशा से मानते आए थे क्या, खोडरी खोंगसरा, खोडरी खोंगसरा। लेकिन वर्तमान में भूगर्भ शास्त्रियों द्वारा भू विश्लेषण से ये पता चला है कि यही ये खोडरी खोंगसरा कहाँ पर है, ये आपका पहाड़ी है जहां पर चौरस नामक के क्या है, भूखंड है। यहां से अरपा का उद्गम होता था। लेकिन अब बोला जा रहा है कि ये मलेनिया नाला और माटी नाला, ये दो नदियां जो गौरेला पेंड्रा मारवाही में क्या करती हैं, प्रवाहित होती हैं, इनका जहां पर संगम होता है और संगम के बाद से ये जहां से एक नदी बन जाती है ना, वहां से हमने क्या माना है, अरपा का उद्गम माना जा रहा है। तो ये बिल्कुल आपके हाल फिलहाल के तथ्य हैं, एकदम रिसेंट के तथ्य हैं, आप लोग इसको दिमाग में बना करके चलेंगे। अगला चलिए, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रास मैन ऑफ इंडिया? ग्रास मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जी डी मुरादकर, सलीम अली, यादव पायेंग या फिर एम एस स्वामीनाथन। तो ग्रास मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जी डी मुरादकर, सलीम अली, यादव पायेंग या फिर एम एस स्वामीनाथन। जल्दी से जवाब देंगे इसका। हाल ही में अचानक मार में ग्रासलैंड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराई गई थी इन व्यक्ति के अंडर में जिनको बोला जाता है ग्रास मैन ऑफ इंडिया, और ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, जी डी मुरादकर। पिछले वीडियो में हमारा इनका नाम लिखने में थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, जिसको आप लोग सुधार लेंगे। वहां पर हमने इनको मारुतकर लिखा है, मारुतकर, तो ये उनका नाम नहीं है, इनका नाम है मुरादकर, मुरादकर। ठीक है, तो आप लोग इसको सही कर लेंगे। हमारे पिछले वीडियो में जो हमारी छत्तीसगढ़ का वीडियो है उसमें ये ग्रास मैन ऑफ इंडिया का नाम लिखने में हमसे थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और आप लोग इसको क्या कर लेंगे, सुधार लेंगे। ये है आपके जी डी मुरादकर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Which amongst the following is famously known as gateway to तपकरा? या फिर तपकरा का प्रवेश द्वार, तपकरा का प्रवेश द्वार, या फिर गेटवे टू नागलोक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो क्या ये मधेश्वर धाम है, क्या ये कनकेश्वर धाम है, क्या ये बाबा कलेश्वर नाथ धाम है, या फिर ये कोतेबिरा धाम है? तो इसका जवाब आप लोग देंगे। ये जो मधेश्वर धाम है ये आपका रायपुर बिलासपुर के हाईवे में स्थित एक आपका शिव मंदिर है। ये एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है छत्तीसगढ़ का जहां पर होलिका दहन वाले दिन क्या लगता है, मेला लगता है। और यहाँ जो शिवलिंग है वो साल में 3 बार अपना स्वरूप चेंज कर लेता है स्वतः ही, मतलब अपने आप इसका साल में 3 बार, हर 4 महीने में क्या हो जाता है, रूप चेंज हो जाता है। ये जो आपका कनकेश्वर धाम है ये है आपका कनकी नाम से भी फेमस है, और ये आपको कहाँ मिलेगा, आपके कोरबा डिस्ट्रिक्ट में कनकी में आपको मिलेगा कनकेश्वर धाम। इसके बाद में आपके तीसरे हैं बाबा कलेश्वर नाथ धाम, ये आपको मिलेंगे जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट में पिथमपुर में। और उसके बाद में हमारे पास जो ऑप्शन चौथा है ये है कोतेबिरा धाम, या फिर ये कोतेबिरा शिवलिंग से संबंधित है जो कि आपके जशपुर में है, ईब नदी के किनारे में। तो हमारा तपकरा हमको पता है कहां पर है, जशपुर में, और तपकरा को ही हम और क्या बोलते हैं, नागलोक भी कहा जाता है। तो जैसे ही हमको पता चल जाता है कि तपकरा भी जशपुर में है और कोतेबिरा धाम भी जशपुर में है, तो ये तपकरा का प्रवेश द्वार हम क्या करते हैं, कोतेबिरा शिवलिंग को या फिर कोतेबिरा महादेव को क्या कर लेते हैं, ऑप्शन हमारा टिक कर लेते हैं, क्योंकि यही कोतेबिरा जो धाम है इसे ही तपकरा या फिर नागलोक का क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार कहा जाता है। आगे चलते हैं। हाउ मेनी टीम्स विल पार्टिसिपेट इन छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग CCPL?
छत्तीसगढ़ में आईपीएल की तर्ज पर होने वाला सीसीपीएल जो है छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग, उसमें कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करने वाली हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि हमें यह पता है कि हमारी जो दीवानगी है क्रिकेट को लेकर के, इस सीसीएल के खत्म होते तक हो सकता है हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के पास में होगा इस सीसीपीएल को लेकर के, क्योंकि हमारी दीवानगी कुछ ऐसी है क्रिकेट को लेकर के। खैर, हमारे पास फिलहाल कितने टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं? 5, 6, 7 या 8? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। आप लोग इसका जवाब देंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा, हमारे पास में 6 टीम्स हैं जो सीसीपीएल में क्या करने वाली हैं? पार्टिसिपेट करने वाली हैं। इन विच सीसीएल टीम स्टार प्लेयर शशांक सिंह विल बी फीचर्ड? या फिर ये पूछा जा रहा है कि जो हमारे स्टार क्रिकेटर हैं छत्तीसगढ़ के शशांक सिंह, जो किंग्स 11 पंजाब में क्या हुए थे, इस बार सेलेक्ट हुए थे, एक मैच में आपका मैन ऑफ द मैच भी बने ये, तो ये छत्तीसगढ़ की कौन सी सीसीपीएल की टीम में फीचर होने वाले हैं? कौन सी टीम का हिस्सा रहने वाले हैं? ये सवाल है। रायगढ़ लॉयंस, बस्तर बुल्स, सरगुजा टाइगर्स या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से इसका जवाब देंगे। रायगढ़ लॉयंस, बिलासपुर बुल्स या फिर सूरजपुर टाइगर्स, इनमें से कौन सी टीम के शशांक सिंह एक प्लेयर होने वाले हैं? तो शशांक सिंह जो हैं वो बिलासपुर बुल्स के क्या होने वाले हैं? ना केवल एक प्लेयर होने वाले हैं बल्कि बिलासपुर बुल्स के ये कैप्टन होने वाले हैं। तो बिलासपुर बुल्स एक क्या है? टीम है जो सीसीपीएल में पार्ट ले रही है और उसके ही कैप्टन होंगे कौन? शशांक सिंह। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव अ टीम पार्टिसिपेटिंग इन सीसीएल? मतलब छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग में निम्न में से किस जिले की कोई टीम इसमें भाग नहीं ले रही है? नहीं ले रही है पूछ रहा है, ले रही है नहीं, नहीं ले रही है। तो कौन सी? क्या ये रायपुर की डिस्ट्रिक्ट की टीम है जो पार्ट नहीं ले रही है? क्या बिलासपुर की टीम नहीं ले रही है? सरगुजा की नहीं ले रही है? या फिर दुर्ग की नहीं ले रही है? इसका जवाब आप लोग देंगे जल्दी से जल्दी। तो हमने अभी ही देखा पिछले सवाल में, जो रायपुर है वो लॉयंस, रायपुर लॉयंस के नाम से क्या करने वाली है? अपनी टीम उतार रही है। बिलासपुर जो है ये बुल्स के नाम से टीम उतार रही है। सरगुजा जो है ये शायद तक टाइगर्स के नाम से, ये सरगुजा टाइगर्स के नाम से अपनी टीम उतार रही है। मतलब इन तीनों का तो टीम है ना, लेकिन हमारे दुर्ग जिले का कोई टीम नहीं है। इसके अलावा जो 3 और टीम्स हमारी हैं वो कौन कौन सी हैं? रायपुर राइनोज हैं, क्षमा प्रार्थी हूं मैं यहां पर आपसे, रायपुर राइनोज हैं। और पिछले स्लाइड में ये अगर मैंने रायपुर बोल दिया है तो उसको आप लोग सुधार लेंगे, ये रायगढ़ लॉयंस है ना। तो एक टीम हो गई रायपुर राइनोज, दूसरा बिलासपुर बुल्स, तीसरे सरगुजा टाइगर्स, आपके चौथे हो जाएंगे रायगढ़ लॉयंस। फिर आ गए आपके बस्तर बाइसंस और एक टीम आ जाएगी आपकी राजनांदगांव पैंथर्स। तो ये टोटल में 6 टीमें हैं जो हमारे सीसीपीएल में क्या करने वाली हैं? पार्ट लेने वाली हैं। अगला देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। विच रैंक डिड छत्तीसगढ़ सॉफ्टबॉल टीम फिनिश्ड इन रिसेंटली हेल्ड नेशनल सॉफ्टबॉल कंपटीशन, क्रिकेट कंपटीशन? हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ सॉफ्टबॉल टीम किस रैंक पर रही? पहले स्थान पर, दूसरे पर, तीसरे पर या चौथे पर? तो हमने पिछले ही अपने वीडियो में यानी कि कल के सोमवार के वीडियो में हमने देखा था कि जो छत्तीसगढ़ की सॉफ्टबॉल टीम है उसने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। इसको हरा करके जीता है? तो दिल्ली को हरा करके जीता है। और ये आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जयपुर में। तो जैसे ही हम गोल्ड मेडल की बात करते हैं तो हमको पता चल जाता है छत्तीसगढ़ ने फर्स्ट रैंक हासिल किया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वेयर वॉज द रिसेंटली हेल्ड सॉफ्टबॉल नेशनल क्रिकेट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड? बातों बातों में ही हमने इस सवाल का भी जवाब दे दिया है। हाल ही में आयोजित सॉफ्टबॉल क्रिकेट की जो प्रतिस्पर्धा है या प्रतियोगिता है
वो कहाँ आयोजित की गई थी ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका आयोजित किया गया था जयपुर राजस्थान में, है ना। जयपुर राजस्थान में इसका क्या हुआ था, ऑर्गेनाइज किया गया था। अगला देखते हैं, कोतेबिरा शिव मंदिर इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। अभी ही हमने लगभग 5-7 मिनट पहले इसे डील किया है। कोतेबिरा शिव मंदिर जशपुर में है और जशपुर के कौन सी नदी के किनारे पर ये स्थित है, ये हमको बताना है। यही कोतेबिरा शिव मंदिर है जिसे क्या बोला जा रहा है, गेट वे टू नागलोक, गेट वे टू नागलोक या फिर तपकरा। जल्दी से जवाब देंगे, गेटवे टू नागलोक या फिर तपकरा किसे कहा जा रहा है। वो तो हमें पता है कोतेबिरा शिव मंदिर है, लेकिन इन ऑप्शंस में से वो कौन है, क्या वो महानदी के किनारे पर है, क्या वो कांकेर के किनारे पर है। कांकेर नहीं है, ये कन्हर होगा, कन्हर नदी के किनारे पर है। क्या वो ईब नदी के किनारे है या फिर वो इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ईब नदी के तट पर क्या है, कोतेबिरा शिव मंदिर स्थापित है या फिर सिचुएटेड है। अब आ गए हमारे मैच द फॉलोइंग ईयर्स विथ स्पेसिफिकेशन ऑफ अचानक मार। मतलब इस सवाल में आपको करना यह है, अचानक मार को अलग अलग जो आपके क्राइटेरियाज में सेलेक्ट किया गया, जब उसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया, जब उसको प्रोजेक्ट टाइगर वहां पर लागू किया गया, जब उसे एक टाइगर रिजर्व बनाया गया, या फिर उसे अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनाया गया, वन्य जीव अभ्यारण्य कब बनाया गया। एक तरफ उसके स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं और दूसरी तरफ दिया हुआ है उसका वर्ष। आपको करना है क्या, मैच द फॉलोइंग। तो आइए यहां पर देख लेते हैं हम लोग। अचानक मार को 1975 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में 552 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र के साथ में स्थापित किया गया था। सन 2005 में अमरकंटक जो फॉरेस्ट रेंज है उसके साथ मिला करके इसे क्या कर दिया गया, एक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया। 2006 में यहाँ एक क्या चालू किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया गया। यहाँ टाइगर का मूवमेंट देखा गया और ये देखा गया कि यहाँ पर ब्रीडिंग भी करता है टाइगर, यानी रिप्रोडक्शन भी करता है। तो इसको देखते हुए टाइगर के संरक्षण के लिए असीम संभावनाओं को देखते हुए यहाँ पर क्या शुरू किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया गया और 2009 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। तो हमारे पास 1 का हो जाएगा 4, क्या कहीं पे है 1 का 4, 1 2 3, ये तीनों में 1 का 4 है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा चला गया। फिर दूसरे का पहला देखते हैं, क्या कहीं पर दूसरे का पहला है, केवल एक जगह यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Who amongst the following sports person has been selected for high level training in Bundesliga club Germany? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को बुंडेसलीगा जर्मनी में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। तो हाल ही में महाराष्ट्र में पूरे भारत के 200 फुटबॉलर्स 200 फुटबॉलर्स ने एक सिलेक्शन प्रतियोगिता में क्या किया, अपना पार्टिसिपेट किया। इन 200 जो फुटबॉलर्स थे इसमें से केवल 13 फुटबॉलर्स को क्या किया गया, इस बुंदेसलीगा जर्मनी के क्लब में हाई लेवल ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट किया गया। इसमें से हमारे छत्तीसगढ़ के भी एक व्यक्ति हैं और आपको इन्हीं को ढूंढना है इस ऑप्शन में से। ऑप्शंस बहुत इजी है, अगर किसी को आंसर नहीं भी पता है इसका डायरेक्टली, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको इस फैक्चुअल क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है तो भी आप क्या कर सकते हैं, यहां से ऑप्शन एलिमिनेशन के माध्यम से अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। आकर्षि कश्यप स्टार बैडमिंटन प्लेयर है हमारे इंडिया की, तो ये नहीं होंगी। दीपा मलिक भी नहीं होंगी, नैना सिंह ये भी नहीं होंगी। ये है ऑप्शन में कौन, आपके युवराज केसरवानी। तो ये 13 वर्षीय रायपुर में रहने वाले एक फुटबॉलर हैं, 13 वर्षीय खिलाड़ी हैं ये फुटबॉल के, जिन्हें हाई लेवल उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए जर्मनी भेजा जा रहा है। जर्मनी के बुंडेसलीगा क्लब में जाएंगे ये और हाई लेवल प्रशिक्षण क्या करेंगे, पाएंगे। तो यहां पर आज का हमारा सेशन होता है खत्म।
और छत्तीसगढ़ का जो सब्जेक्टिव हमने डील किया था कल, उसके आधार पर आज हमने डील किया है क्या यहाँ पर एमसीक्यूज। कल यानी कि बुधवार को हम फिर से आप सभी के सामने उपस्थित होंगे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स को सब्जेक्टिव वे में लेकर के, और थर्सडे को फिर उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, एमसीक्यू सीरीज डील करेंगे। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करते रहेंगे। जो इस वीडियो को देख रहे हैं लेकिन पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं, उनसे अनुरोध है कि हमारी ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज है उसके सारे वीडियोस को फॉलो करते रहेंगे, तब जा करके आप अपने एग्जाम में क्या करेंगे, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दे पाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।